नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बल, जो कि अभी आपके नए चैप्टर जो जोड़े हैं उनमें से है ये। और इसमें से एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिल सकता है। और ये क्लास देखने के बाद आपको बल और गति हम सेकंड चैप्टर में लेके चलेंगे, सेकंड क्लास में। अभी हम बल को करेंगे। इसके बाद आपके बल से संबंधित कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। बल भौतिक राशि है। सबसे पहले देखते हैं भौतिक राशि कौन सी होती है और क्या होती है। भौतिक राशि है वे राशि जिनको मापा या तोला जा सकता है। जिनको माप सकते हैं या हम तोल सकते हैं, जिनको माप और तोल सकते हैं उनको क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। ये दो प्रकार से होती है, अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि क्या होती है, जिनमें परिणाम और मात्रक, जिनको व्यक्त करने के लिए हमें परिणाम और मात्रक की आवश्यकता होती है। मतलब जिन्हें सिर्फ परिणाम और मात्रक से हम व्यक्त कर सकते हैं, उन को क्या बोलते हैं, अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण समय, चाल, दूरी, ऊर्ध्वमान, शक्ति। देखिए एक छोटा सा इम्पोर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, ये दूरी है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये आपके जब सदिश और अदिश से पूछेंगे तो आपको दूरी, विस्थापन और वेग दे के रखेंगे और पूछेंगे इसमें कौन सी अदिश राशि है। तो विस्थापन को आप अदिश राशि करोगे, जब दूरी सदिश राशि करोगे। दूसरी अदिश राशि है, क्योंकि दूरी 5 मीटर है, 6 मीटर है, 7 मीटर है, 10 मीटर है। उसमें ये तो नहीं किधर की साइड है, वो जरूरी नहीं है, डायरेक्शन जरूरी नहीं है, सिर्फ कितनी है, कहाँ पर है, 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर सिर्फ, इसलिए। ठीक है। ऐसे ही द्रव्यमान का है, कितने केजी का है, शक्ति है, कितने हाउस पावर लगी हुई है। तो ये सभी क्या अदिश राशि है। सदिश राशि कौन सी राशि होती है, जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम और मात्रक के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जिनके लिए हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है कि इधर की साइड हम जा रहे हैं, इधर की साइड हमें जाना है, वेग किधर की साइड लगाना है। इनमें एग्जाम्पल विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, बल, जिस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं, और भार। इन दोनों पॉइंटों को आगे हम पढ़ेंगे। देखिए वेग हम किधर की साइड वेग लगा रहे हैं, आगे है, पीछे है। विस्थापन किधर की साइड कर रहे हैं, त्वरण नेगेटिव त्वरण लगा रहे हैं, पॉजिटिव त्वरण लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, किस चीज़ को रोकने के लिए बल लगा रहे हैं, किस चीज़ को चालू करने के लिए बल लगा रहे हैं। अगर किस चीज़ को गति में है और उसको रोकने के लिए लगाएंगे तो विपरीत में लगाएंगे, और कोई चीज़ गति में नहीं है तो उसकी हम दिशा में लगाएं जिससे वो गति में हो जाए। तो उसके लिए डायरेक्शन जरूरी होती है, इसलिए सभी क्या है, सदिश राशि। ध्यान रहे, अदिश राशि के लिए हमें परिणाम और मात्रक की आवश्यकता होती है। इंपॉर्टेंट है क्या, दूरी, और उसके लिए सदिश राशियों के लिए परिणाम और मात्रक के साथ साथ दिशा भी हमें चाहिए कि किस डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं। तो इसके लिए विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, बल और भार, ये सभी हमारी क्या है, सदिश राशि है। बल, अब हम चैप्टर में बल को पढ़ेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट, बल कौन सी राशि है, सदिश राशि है, अदिश राशि है। बल हमारी सदिश राशि है, क्योंकि बल की डायरेक्शंस होती है, किस डायरेक्शन में हम बल को लगा रहे हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन में किसी चीज़ को रोकने के लिए, किसी चीज़ को गति में लाने के लिए हम बल लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से बल की डायरेक्शन होती है। कितने न्यूटन का बल लगा रहे हैं, 5 न्यूटन का पॉजिटिव डायरेक्शन, 5 न्यूटन का नेगेटिव डायरेक्शन में। इस प्रकार से बल परिभाषा, वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु की विराम या गति अवस्था में परिवर्तन लाती है या लाने का प्रयास करती है। कोई वस्तु विराम में है, उसको हम गति में करेंगे, गतिमान बनाएंगे। और कोई वस्तु गति में है, उसको रोकने के लिए, जिस प्रकार से एक मान लो कोई चीज़ है जो आ रही है, लुढ़कती हुई आ रही है, उसको रोकने के लिए हम बल लगाएंगे। या फिर कोई चीज़ है, जैसे स्टोन है, ये रखा हुआ है स्टोन, इसके लिए हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा के इसको गति में हम गति देने का प्रयास कर रहे हैं। फोर्स लगा रहे हैं और ये गति देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। तो ये होगी बल की परिभाषा। मतलब किसी वस्तु की गति या विरामावस्था में स्थिति में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं, डिफरेंस हम उसमें पैदा करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, बल करते हैं। बल करते हैं, जैसे अब ये दीवार है, इसमें मैं बल लगा रहा हूँ, लेकिन इसकी दिशा में कोई परिवर्तन तो हो नहीं रहा है, लेकिन मैं प्रयास तो कर ही रहा हूँ ना बदलने का। मात्रक देखते हैं बल के, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा ही मात्रक क्या है, न्यूटन, इसका क्या है, न्यूटन है। देखो थोड़ा सा चीज़ ध्यान रखो, ये मात्रक हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं सवाल। ओके, एक छोटा सा बात, 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है,
10⁵ डाइन, 10⁵ डाइन होता है। ये बात ध्यान रखना आप। चलो आगे चलते हैं। बल के प्रकार। देखिए एक बार पूरी क्लास देखिए आप, और ये जो पूरी जो आपके हम ला रहे हैं ये मूल किताब, आरपीएस ने बोला मूल किताबों को पढ़ो, तो पूरा कुछ मूल किताब में और पीपीटी बेस पर इसलिए ला रहे हैं क्योंकि आपका समय बच सके। ठीक है, चलिए बल के प्रकार। पेशीय बल, मांसपेशियों के द्वारा लगने वाला बल, जो हमारी मांसपेशियों द्वारा जो बल लगता है उसे हम पेशीय बल बोलते हैं। जैसा नाम से क्लियर है। अब है घर्षण बल, वेरी इंपॉर्टेंट। दो संपर्क में रखी वस्तुओं के मध्य लगने वाला बल, इस बल की दिशा हमेशा गति की दिशा के विपरीत होती है। जिधर गति कर रही है उसके विपरीत होगी घर्षण, उसी की वजह से हम चल पाते हैं, उसी की वजह से हम चल पाते हैं। जिस प्रकार से गति आगे कर रही है, हम अगर आगे गति कर रहे हैं तो पीछे की साइड लगता है, हम अगर पीछे की साइड बैक जा रहे हैं तो आगे की साइड लगेगा, हमेशा विपरीत दिशा में लगता है। प्रकार स्थैतिक सीमांत घर्षण बल, सर्पी लोटनी घर्षण बल। स्थैतिक इस प्रकार से होता है, सर्पी और लोटनी जो हमारे वाहनों में होता है वो। विशेषताएं, सबसे दो संपर्क सतहों के मध्य लगता है, ठोसों में सबसे ज़्यादा होता है, फिर द्रवों में और सबसे कम गैसों में होता है। लोटनी घर्षण बल का मान सबसे कम जो हमारे पहियों में होता है, पहियों को इसलिए ही लोटनी घर्षण बल में बनाया जाता है जैसे सबसे कम से कम घर्षण बल लगे, घर्षण लगे, और हमारे जो वाहन है वो कम ऊर्जा उपयोग करके भी ज़्यादा तेज और ज़्यादा दूरी तय कर सके, इसलिए घर्षण स्थैतिक घर्षण बल का मान अधिक होता है, जो हम जो चलते हैं वो लगता है वो कम होता है। चलिए आगे देखते हैं। घर्षण बल को बहुत पढ़ा है, इसको पढ़ेंगे हम। घर्षण बल, घर्षण बल दो संपर्क सतहों के मध्य लगने वाला बल जो गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है, गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण बल क्रम सबसे ज़्यादा होता है स्थैतिक घर्षण बल, उससे कम होता है सर्पी, और सबसे कम होता है लोटनी घर्षण बल। महत्व क्या है? जो चलना संभव, इसी के कारण हम चल सकते हैं। अगर घर्षण बल ना हो तो हम चल नहीं पाएंगे। जैसे आपने देखा होगा, जैसे सड़क है उस पर हम इजीली चल पाते हैं, और जिस प्रकार जैसे हम चिकनी सतह पर जाते हैं, सरफेस पर जाते हैं, जैसे हमारे घरों में टाइल्स हो जाती है तो टाइल्स से हम बहुत जल्दी फिसल जाते हैं। पेंसिल, जो हमारी ये पेंसिल होती है इसकी निब घर्षण पर ही कार्य करती है। जब ये घूमती है घर्षण लगता है इसमें, तभी जो स्याही होती है वो आती है और उसे हम आसानी से लिख पाते हैं। वाहनों की गति नियंत्रण जो हमारे जो उसमें भी घर्षण बल ही लगता है। ठीक है, चलो असंपर्क बल। अभी तक हमने देखा संपर्क बल, दो संपर्क सतहों के मध्य कौन सा लगता है? घर्षण बल लगता है। पेशीय बल हमारे पेशियों के कारण लगता है। असंपर्क बल जो बिना संपर्क के लगता है, दो दूर स्थित द्रव्यमानों के बीच, दूर स्थित पिंडों के बीच, दूर स्थित वस्तुओं के बीच लगता है, उसको हम असंपर्क बल बोलेंगे। इसमें कौन से आते हैं? चुंबकीय बल। चुंबक में दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, तो उन दोनों के मध्य जो लगता है, दूर दूर उन दोनों के मध्य लगता है, जिससे चुंबक आकर्षित होती है, प्रतिकर्षित दूर जाती है, पास आती है दूर जाती है, उसे बोलते हैं चुंबकीय बल। तो दो चुंबकों के मध्य लगने वाला बल क्या होता है? चुंबकीय बल होता है। इसकी प्रकृति आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों की होती है, आकर्षण की भी होती है और प्रतिकर्षण की होती है। ध्यान रखना इस बात को, आकर्षण की होती है, प्रतिकर्षण दोनों की होती है। आपसे दे देंगे निम्न में से किसकी प्रकृति आकर्षण, कौन सा बल है जिसकी प्रकृति आकर्षण और प्रतिकर्षण की होती है? चार ऑप्शन दे देंगे, एवं पूछ लेंगे आपसे। चुंबकीय बल तो इसमें होता है नॉर्थ साउथ। जब विपरीत पोल होते हैं, विपरीत जो ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट आते हैं, तो विपरीत होते जब आकर्षण होता है, जैसे विपरीत जो होंगे उन चीज़ों में आकर्षण होगा। और जो समान होंगे, जैसे नॉर्थ है तो समान में दो लड़के लड़ने लग जाएंगे, लड़का लड़की पास आ जाएंगे। इस प्रकार से सूत्र का F बराबर K m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। K क्या होता है? यहाँ पर नियतांक होता है, m1 m2 दो द्रव्यमान वो होते हैं, और r यहाँ की दूरी होती है। स्थिर वैद्युत बल, विद्युत के बीच जो बल लगता है, विद्युत में जो लगता है वो लगता है, हमको दिखता नहीं लेकिन लगता है, वो फोर्स लगता है जो हमारे आवेशों के मध्य लगता है। प्लस माइनस जो होते हैं हमारे पॉजिटिव जो होता है चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है, उनके मध्य जो बल लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युत बल होते हैं। स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल।
अब वही जैसे चुंबक में है, जो विपरीत होते हैं वो आकर्षित करते हैं, इसी प्रकार जो विपरीत आवेश होते हैं वो प्रतिकर्षण करते हैं, और जो समान होते हैं, असमान होते हैं वो आकर्षण करते हैं, और विपरीत होते हैं वो क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। असमान तो जो जैसे प्लस माइनस होंगे एक दूसरे पास आएंगे, और जो समान होंगे वे दूर जाएंगे। सूत्र क्या होता है, F बराबर के Q1 Q2 अपन R²। ये थोड़ा इनको थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि डायरेक्ट पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा चुंबकीय बल का मान या वो सूत्र या फिर स्थिर वैद्युत का सूत्र। आगे चलो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण। पहले तो देखो गुरुत्वाकर्षण होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है। देखो विश्व में बहुत सारे पिंड हैं, तो एक पिंड और दूसरे पिंड, एक पिंड दूसरे पिंड को क्या करता है, आकर्षण करता है, और जो आकर्षण होता है उसी को हम गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। विश्व में बहुत सारे पिंड हैं, या फिर दो द्रव्यमान, दो वस्तुएं जो हमारे पास भी रखी हैं वो छोटी हैं इसलिए हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन जब बहुत बड़ा मास हो जाता है तो एक मास दूसरे को आकर्षित करता है, उसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। जैसे जब हम सेब को ऊपर फेंका, न्यूटन ने सेब को ऊपर फेंका तो पृथ्वी ने उसको आकर्षित किया, एक पिंड तो पृथ्वी हो गया, दूसरा पिंड क्या हो, सेब, तो उसका बहुत नगण्य, इसलिए उसने अपनी ओर उसको आकर्षित कर लिया। जैसे ये ऊपर से नीचे गिर रही है तो ये वो क्या हुआ, आकर्षण बल हो गया। तो एक पिंड दूसरे पिंड को आकर्षण करता है, उनके बीच ये जो आकर्षण होता है इसी आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण हम बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, जो उनका गुणनफल होता है उसके समानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह जो फोर्स होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द्रव्यमान कैपिटल एम, एक वस्तु का स्मॉल एम, इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा बीच उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के बीच की व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 में दूरी क्या होती है, D है, यहाँ पर दूरी हमने D ली है, उसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये क्या होगा, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, D के व्युत्क्रमानुपाती तथा उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। तो F बराबर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में R² या फिर D² जो भी है, R भी दूरी मानते हैं, D भी, D²। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रोपोर्शनल, इसको समानुपाती इस वाले चिन्ह को हटा देते हैं, तो ये क्या होगा, F इज डायरेक्टली इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में D²। अब ये G क्या है, हमने अपने मन से लगा है, तो ये क्या है, सार्वत्रिक नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक बोलते हैं इसको, हम गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक बोलते हैं, जिसका मान होता है यूनिवर्सल है, हमेशा हर जगह सेम होता है, कहीं भी हो, यहाँ चंद्रमा पृथ्वी सब जगह ये वाला जो सेम ही होगा। जो गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में kg²। इसको भी थोड़ा सा ध्यान दो, हाईलाइट करो, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में kg², क्योंकि ये पूछ लेते हैं गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक का सूत्र वो क्या है, मात्रक क्या है, इसको पूछ सकते हैं वो। ओके, तो ये ध्यान रखो, क्या कैसे लगता है, दो पिंडों के बीच लगता है, उनके गुणनफल के समानुपाती होता है, उनकी जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ये। और अगर इनको हम फॉर्मूले में रख के सॉल्व करेंगे तो आएगा G। ये G क्या है, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक है, जिसका मान क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में kg² होता है। जो इसकी प्रकृति होती है, यह कणों की प्रकृति माध्यम, समय तथा ताप पर निर्भर नहीं करती, मतलब यूनिवर्सल सेम रहता है, ये प्रकृति पर, माध्यम पर, समय पर, ताप पर ये निर्भर नहीं करता गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होने वाला जो बल होता है उसको गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। इस बल का मात्रक क्या होता है, G m1 m2 अपॉन में R² होता है। G बराबर क्या है, मीटर पर सेकंड। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है, G का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ओके, जहाँ पर G का मान क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। R मतलब दूरी के बढ़ने पर G का मान घटता है और दूरी के घटने पर G का मान कम होता है।
ओके, पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, कम होता है। पृथ्वी से ऊपर जाओ या फिर नीचे जाओ, जी का मान कम होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जो कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के लगभग 1.1/6 गुना होता है। ध्यान रखना, ये डायरेक्ट पूछेंगे कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के 1/6 होता है। दे देंगे इनमें से कौन से कथन सत्य हैं, तो दे देंगे पृथ्वी के वो गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है, और गुरुत्वीय त्वरण का चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान के 1/6 होता है, और 1 दे देंगे, और 1 भी देंगे कि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है। चारों दे देंगे, पूछेंगे किस पर ज़्यादा होता है, फिर इन चारों में से हमें देखना है चारों ही सही होते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों पर विषुवत रेखा की ओर जाने पर बढ़ती है, इसलिए जी का मान ध्रुवों पर अधिक तथा भूमध्य रेखा पर कम होता है। ध्रुवों पर अधिक होता है, ध्रुव और भूमध्य रेखा पर कम होता है। ऊपर नीचे जाएंगे तो वो घटेगा। भिन्न भिन्न द्रव्यमान की वस्तुएं अगर समान ऊंचाई से फेंकी जाएं तो पृथ्वी पर एक साथ आएंगी, अर्थात जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ध्यान रखो, जी का मान किसी पर निर्भर नहीं करता है, नहीं ताप पे, नहीं द्रव्यमान पे, किसी पे नहीं। अगर ऊपर से हम 2 अलग अलग द्रव्यमानों की वस्तुएं फेंकेंगे, 3-4 फेंक लो आप, एक साथ पृथ्वी पर आएंगी, क्योंकि कोई भारी होगी तो क्या होगा, उस पर रजने फोर्स ज़्यादा लगेगा, नीचे जो हमारी हवा वगैरह होती है, इसलिए थोड़ा बहुत समय का फर्क पड़ सकता है, अदरवाइज वो समान पाएंगे। ये पूछ लेंगे, एक है 5 kg की वस्तु है, एक 10 kg की वस्तु है, इस प्रकार सवाल आ जाएगा आपको। एक 5 kg की वस्तु है, एक 10 kg की वस्तु है, एक 15 kg की वस्तु है। अब पूछेंगे इन तीनों को एक साथ पृथ्वी पर फेंका जाता है। अब स्थितियाँ दे देंगे कि 15 kg की पहले आएगी, 10 kg की पहले आएगी, 5 kg की पहले आएगी, या तीनों एक साथ आएंगी, तीनों एक साथ आएंगी, क्योंकि जी का जो मान है वो वस्तु के द्रव्यमान, ताप, कणों की प्रकृति इन पर निर्भर नहीं करता। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच बल, अभी तक हमने देखा, अभी अब देखेंगे चंद्रमा और पृथ्वी के बीच बल। चूंकि हमने फोर्स को ध्यान कर लिया, m1 m2 क्या होता है, m1 m2 अपॉन में r² होता है, m1 m2 अपॉन में r² या d² जी। तो जी का मान हम देखेंगे 6.67 × 10⁻11। m1 क्या होगा, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24, और चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 × 10⁻22 यहाँ पर रख देंगे, और नीचे उनके बीच की दूरी का वर्ग रखेंगे, तो ये क्या आएगा, इनको कैलकुलेट करके आएंगे तो 2.02 × 10⁻20 न्यूटन। ध्यान रखना, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ये कैलकुलेटेड है, डायरेक्ट पूछ सकते हैं इसको, ठीक है। चलो, ज्वार एवं भाटा, इसके क्या वो होते हैं, ज्वार भाटा गुरुत्वीय त्वरण की वजह से आता है, और सूर्य ग्रहों की सूर्य के चारों ओर जो गति होती है, चाहे चंद्रमा पृथ्वी के कर रहा है, चंद्रमा या फिर पृथ्वी सूर्य के कर रही है, जो गति होती है वह भी किसके कारण होती है, गुरुत्वीय त्वरण के कारण होती है। ज्वार भाटा गुरुत्वीय त्वरण के कारण आता है। ओके, चलो, गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है। आगे चलते हैं। ज्वार भाटा और सूर्य की, ग्रहों के चारों ओर जो गति होती है ग्रहों की, सूर्य के, वो भी इसी के कारण होती है। आगे चलते हैं। किसी वस्तु का भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, किसी वस्तु का भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, जबकि द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर नहीं करता है। आगे और पढ़ेंगे द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। अलग अलग ग्रहों पर वस्तु का भार अलग अलग होता है, लेकिन द्रव्यमान सेम होता है। वस्तु का चंद्रमा पर भार बराबर 1/6 गुणा पृथ्वी को भारी। आगे आएगी, आगे हम इसको पढ़ेंगे। चलिए, गुरुत्वीय त्वरण, अभी हमने गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पढ़ा था, गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ा, गुरुत्वीय त्वरण देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होने वाला त्वरण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। पृथ्वी की सतह पर इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ऊंचाई मतलब ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है तथा भूमध्य रेखा पर बीच में होती है, भूमध्य रेखा सबसे कम होता है। ध्रुवों पर
नहीं, भूमध्य रेखा पर सबसे कम, तो ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है, ऊपर या नीचे जाने पर कम होता है, बस ये ध्यान रखो आप। तो चंद्रमा पर पृथ्वी के मान का 1/6 होता है। जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, जो हम अभी पढ़ चुके हैं, उसी का रिवीजन है। अब ये इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में काफ़ी बार सवाल पूछे गए हैं और ये आ भी जाता है कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। देखो, देख लो, सिंपल देख लो, जो हम यूज करते हैं ना सारा के सारा, वो सब द्रव्यमान है। जैसे द्रव्यमान वस्तु के जड़त्व की माप होती है, ये हमेशा स्थिर रहता है, कहीं भी जाओ ये एक जैसा ही रहेगा, एक रहेगा, बिल्कुल कभी नहीं बदलेगा। यहाँ पर 10 kg, दूसरी जगह भी 10 kg होगा, अदिश राशि है। जबकि भार क्या है? वह बल जिसे पृथ्वी आकर्षित करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, W = mg। स्थान बदलने पर यह क्या होता है? बदल जाता है। यह क्या है? सदिश राशि है। ध्यान रखना, द्रव्यमान वस्तु के जड़त्व की माप है, जबकि भार जो पृथ्वी आकर्षित करती है जिस बल से, वह भार है। द्रव्यमान हमेशा समान रहेगा, कभी नहीं बदलता है, जबकि भार समय स्थान बदलने पर बदल जाता है। ओके, द्रव्यमान अदिश राशि है, जबकि भार है वो सदिश राशि है। देखो, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये देखो, चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। पृथ्वी के भार का गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? 1/6 होता है। पृथ्वी पर 9.8 होता है, उसका 1/6 वहाँ पर होता है, 1/6 के समथिंग, ठीक है। और इसी प्रकार जो चंद्रमा पर जो भार होता है, चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का क्या होगा? 1/6 होगा। जैसे ऐसे ध्यान रखो, मान लो किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार है 60 kg है, अब पूछेगा चंद्रमा पर क्या होगा? 60 × 1/6, तो क्या होगा? 10 kg हो जाएगा। ये क्या है? और भार क्या है? सदिश राशि, अलग अलग जगहों पर बदल रही है, तो ये क्या है? सदिश राशि है। ओके, चलो आगे चलते हैं। ध्यान रखना ये बात, भार सदिश राशि है, हमने पहले पढ़ा था ये, और द्रव्यमान अदिश राशि है। किसी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण, किसी वस्तु का भार जो होता है वो गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, क्योंकि अलग अलग जगह पर, क्योंकि देखो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण कम है तो वहाँ पर भार कम हो गया, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा से ज़्यादा है तो यहाँ पर भार ज़्यादा हो गया। जबकि द्रव्यमान नहीं करता, द्रव्यमान चंद्रमा पर भी इतना ही रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा, यूनिवर्सल सेम रहता है। अलग अलग वस्तुओं, अलग अलग ग्रहों पर वस्तु का भार बदल जाता है। वस्तु का चंद्रमा पर भार 1/6 गुणा वस्तु का पृथ्वी पर भार, चूँकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। लिफ्ट, आगे इसमें एक कंसेप्ट है, वो देखते हैं, लिफ्ट वाला। ये पूरी पीपीटी इसलिए लाई जा रही है क्योंकि आप का समय बचा सके हम, जैसे जल्दी आप रिवीजन कर सको, और जब भी रिवीजन करना हो 1.5 पर इसे देखो, बहुत मजा आएगा आपको। लिफ्ट में आभासी भार, भाई हमारा भार तो सेम ही रहता है, लेकिन लिफ्ट जब जाती है तो त्वरण की वजह से वो बदल जाता है। लिफ्ट में आभासी भार, चलो, जब लिफ्ट स्थिर एक समान गति कर रही है, एक स्थिर है और एक यहाँ पर स्थिर है, यहाँ पर एक समान गति से ऊपर या नीचे जा रही है, तो वो भार में कोई बदलाव नहीं होता है। ये mg नीचे लगता है, r ऊपर लगता है और सेम रहता है। जब भार एक निश्चित त्वरण के साथ a के साथ ऊपर जा रही है, तो हमारा भार तो नीचे लग रहा है लेकिन वो ऊपर जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा? वास्तविक भार से ज़्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? mg तो हमारा भार वो होगा और ma हमारा भार होगा, तो mg + ma हो जाएगा। m यहाँ पर द्रव्यमान है और g त्वरण है, और a भी क्या? त्वरण। g गुरुत्वीय त्वरण है, a लिफ्ट जिस त्वरण से जा रही वो है। अगर वो नीचे आ रही है तो वो नीचे आ रही है तो हमारा भार तो ऊपर लग रहा है, भार ऊपर लग रहा है, द्रव्यमान वाला नीचे लग रहा है, तो ये क्या होगा? वास्तविक भार से कम महसूस करेंगे। ध्यान दो, जब वो नीचे आ रही है तो ऊपर की साइड, ऊपर जा रही है तो दोनों दोनों नीचे लग रहे हैं। ध्यान दो, ऊपर जा रही है तो दोनों दोनों नीचे लग रहे हैं, नीचे लग रहे हैं तो ज़्यादा महसूस होगा। नीचे जा रही है तो एक ऊपर, तो हमको तो एक तो नीचे लग रहा है और एक ऊपर, तो माइनस हो जाएगा, इसलिए कम हो जाएगा वो, तो ये हो जाएगा mg - ma। और जब स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो 0 हो जाएगा, भारहीन हमें महसूस होगा, और ये दोनों कट जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, भारहीन महसूस होगा। ध्यान रखना, 4 स्थितियाँ हुई लिफ्ट की। एक, जब रिस्ट एक समान गति से यहाँ पर स्थिर है तो कोई भार में बदलाव नहीं होगा, ठीक है।
जब ऊपर जा रही है तो दोनों ही दोनों नीचे लगेंगे, नीचे की साइड लगेंगे, इसलिए क्या होगा, जुड़ जाएंगे तो ज़्यादा भार महसूस होगा। जब नीचे जा रही है तो एक ऊपर लगेगा एक नीचे लगेगा, माइनस हो जाएगा, माइनस होने की वजह से क्या होगा, हम हल्का महसूस करेंगे। और जब एक उसके साथ नीचे गिलेंगे तब त्वरण मैक्सिमम हो जाएगा, तो वो क्या होगा, वहाँ पर 0 हो जाएगा, हम भारहीन महसूस करेंगे बिल्कुल। पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी, जैसा वो है पलायन कर जा रहा है, चलो यहाँ से जाओ, मतलब चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, इस प्रकार। पलायन वेग क्या होता है, जब कोई वस्तु को इतने, मतलब उसका न्यूनतम वेग इतना लगा दे, मतलब इतने वेग से फेंकें, न्यूनतम वेग से, कि वो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करके चली जाए और कभी वापस ना आए। एक भाले को इतनी तेजी से फेंके, इतनी तेज फेंके कि वो वापस कभी ना आ सके। जैसे रायमाडोर में तीर चलाया, लेकिन इतनी तेजी चला दिया वो कभी आया ही नहीं, वापस चला ही गया, पृथ्वी की कक्षा को पार करके वो चला गया। उसे क्या बोलते हैं, पलायन वेग बोलते हैं, कभी वापस नहीं आए। पलायन वेग के सूत्र का मान होता है b = 2√2gr, डायरेक्ट पूछ सकते हैं ये। तो पृथ्वी पर पलायन वेग का मान क्या होता है, पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर हम किसी चीज़ को फेंकेंगे तो वो उससे पार कर जाएगी, पृथ्वी की सतह को, गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करके बाहर चल जाएगी, फिर पृथ्वी पर कभी नहीं आएगी। चंद्रमा पर क्या होता है, 2.4 किलोमीटर पर सेकंड, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस कम पड़ेंगे, इसलिए वहाँ पर कम है। पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ध्यान रखना, द्रव्यमान पर तो कुछ भी निर्भर नहीं करता है, ये बात ध्यान रखना, द्रव्यमान कहीं भी आए हटा देना, ठीक है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र हो गया, भार हो गया, हमारा लिफ्ट की गति हो गई, पलायन वेग हमने कर लिया। अब पढ़ेंगे दाब एवं प्रणोद, इसी का है ये कंसेप्ट, बहुत अच्छा कंसेप्ट है दाब एवं प्रणोद, आपने पढ़ा होगा पहले, खूब देखा होगा दाब के बारे में, थोड़ा सा आज यहाँ पर समझते हैं दाब एवं प्रणोद। पहले हम पढ़ेंगे प्रणोद क्या है, फिर हम पढ़ेंगे दाब क्या है। दाब और प्रणोद। दाब, सतह के लंबवत लगने वाला बल, जो एक सतह है उसकी लंबवत, इस प्रकार से अगर कोई बल लगता है, लंबवत जो को बल लगता है उसे हम बोलते हैं दाब, लंबवत, प्रणोद बोलते हैं। और प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है, उस प्रणोद जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। ध्यान दो, प्रणोद क्या होता है, सतह के लंबवत लगने वाला जो बल होता है, और दाब क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद जो होता है उसको हम दाब बोलते हैं। दाब की जो दाब प्रणोद हमने समझ लिए। अब देखते हैं पी, बल जो वो दाब होता है, दाब का मात्रक जो दर्शाते हैं हम उसे पी से करते हैं, P = F/A। F का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, एरिया का मीटर होता है, मीटर स्क्वायर होता है, तो N/मीटर स्क्वायर हो गया। इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, पास्कल है। जिस प्रकार से देखो, ये क्या होता है, ये यहाँ पर एक कील है, ये बड़े क्षेत्रफल पर फोर्स ज़्यादा लग रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, क्षेत्रफल जिस प्रकार से क्षेत्रफल कम होगा तो दाब अधिक होगा। भाई क्षेत्रफल कम होगा, नीचे वाली संख्या कम होगी तो दाब अधिक होगा, जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो दाब कम लगेगा। इसी सिद्धांत पर आगे जाके हमारे जो जितनी भी चीज़, जैसे हम सुई होते आए, तो सुई क्या होती है, एक छोटी चीज़ होती है सुई, उसको आसानी से चुभ जाती है। कील ले लो, कील को आसानी के साथ हम दीवार में ठोक सकते हैं नुकीले सिरे की ओर, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल तो हो गया कम है, तो यहाँ पर आसानी के साथ हम उसे ठोक सकते हैं। लेकिन उसी की जगह उस कील को विपरीत साइड में लो, विपरीत साइड में लोगे तो क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया, तो वो आसानी के साथ अंदर नहीं जाएगी, ओके। और जब क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा तो दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो वायुमंडल जो हम पर दाब लगाता है उसको बोलते हैं वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। वायुमंडल द्वारा पृथ्वी की सतह पर लगने वाला जो दाब होता है, आरोपित दाब होता है, उसको वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। इसका मापन बैरोमीटर में करते हैं। मात्रक इसका बार होता है 1 ATM = 76 सेमी पारा। तापमान अधिक होने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, तापमान कम होने पर वायुमंडलीय दाब अधिक हो जाता है। विपरीत होते, तापमान अधिक होगा दाब कम होगा, तापमान कम होगा दाब अधिक हो जाएगा, ठीक है। द्रवों में दाब, जो तरल पदार्थ होते हैं उनमें दाब या अवस्था परिवर्तन। ये बीकर है, बीकर में क्या है, जल भरा हुआ है। जल कितनी दूरी तक भरा हुआ है, D दूरी तक भरा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की
H गहराई तक भरा हुआ है, जल का घनत्व क्या है, D है, और इसका गुरुत्वीय त्वरण क्या है, गुरुत्व क्या है, G है। तो दाब क्या होगा, P बराबर H इंटू डी इंटू जी। इसको डायरेक्ट नोट कर लेना, H इंटू डी इंटू जी, मतलब गहराई इंटू घनत्व इंटू गुरुत्व क्या होता है, दाब होता है। ठीक है, ऐसे इसमें देखेंगे दाब का पास्कल का नियम क्या होता है, बंद द्रव में दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित होता है। मतलब यहाँ पर जो दाब लगा रहा है वो हर जगह सेम है, ऊपर नीचे इधर उधर सब जगह क्या है, सेम होता है। ध्यान रखना है इस बात को। ये आ जाएगा कि बंद द्रवों में मतलब द्रव जो होता है सब जगह सेम होता है। जो ये देखो, ये हमारी हाइड्रोलिक प्रेस होती है, इसी पर काम करती है। यहाँ से हम दबाएंगे, यहाँ से कम में, यहाँ से हमने वो क्षेत्रफल ज़्यादा कर दिया, तो यहाँ से दबाएंगे तो इधर पूरे उस पर लगेगा। तो उस वजह से इसी पर क्या हमारे हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक वगैरह इसी सिद्धांत पर कार्य करती हैं। ठीक है, अवस्था परिवर्तन पर दाब का प्रभाव, गलनांक का, जैसे घी और मोम जैसी जो चीज़ें होती हैं जो गर्म करने पर जिनका आयतन बढ़ता है, ठीक है, तो गलनांक होने पर उनका दाब भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, और बर्फ़ का गलनांक दाब से घटता है। बर्फ़ क्या होगी, पिघल जाएगी तो दाब से घट जाएगा। क्वथनांक, दाब बढ़ने पर सभी द्रव्यों का क्वथनांक बढ़ जाता है। जैसे दाब बढ़ेंगे तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। क्वथन अंक जो हमारा प्रेशर कुकर होता है इसी पर, क्योंकि दाब जब हम लगाते हैं तो उस पर क्या क्वथनांक जल्दी वो गर्म हो जाता है। जो सब्जी होती है वो उसमें तो कम देर में लगती है, सब्जी होती है हमारे कढ़ाई में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन वहाँ पर जल्दी सीज जाती है, जल्दी बन जाती है, क्योंकि वहाँ पर दाब बढ़ जाता है। दाब बढ़ने से क्वथनांक जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, जल्दी बॉयल होने लग जाती है, और उसमें जल्दी बॉयल होने लग जाती है, और उसको हम क्या करते हैं कि वहाँ पर दाब बढ़ने पर सभी द्रव्यों को क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, जिससे वो जल्दी सीटी आ जाती है और जल्दी हमारी सब्जी बन जाती है। ओके, ये बात ध्यान रखना। तो गलनांक क्या है, आयतन बढ़ने वाले पदार्थों का गलनांक दाब से बढ़ता है। ठीक है, बर्फ़ का गलनांक दाब से घटता है। क्वथनांक, दाब बढ़ाने पर सभी द्रव्यों का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर का भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट वो हो जाता है। अब देखिए लास्ट है दाब में आर्किमिडीज का सिद्धांत, जो हमारे जो पानी के जहाज वगैरह इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। उत्प्लावक वो भी बोलते हैं, आर्किमिडीज सिद्धांत को क्या बोलते हैं, उत्प्लावक बल। जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है, वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। इसी को क्या बोलते हैं हम, आर्किमिडीज सिद्धांत बोलते हैं, उत्प्लावक बल बोलते हैं इसी को। जैसे ये है जहाज, इसमें आया तो जहाज ने कुछ पानी यहाँ से हटाया, तो नीचे से भी क्या है, यहाँ पर एक बल लगेगा ऊपर की साइड, इसे क्या बोलते हैं, उत्प्लावक बल बोलते हैं। ठीक है, द्रव ये किस पर निर्भर करता है, द्रव की घनत्व पर और डूबे हुए आयतन के समानुपाती होता है। द्रव की घनत्व पर और डूबे आयतन के समानुपाती। देखो जल है, कोई वस्तु ऐसी है जिसका घनत्व जल के घनत्व से ज़्यादा है तो वो डूब जाएगी, और कोई वस्तु ऐसी है जिसका घनत्व जल के घनत्व से कम है तो वो तैरेगी। जैसे पानी पर हम ऑयल डालेंगे तो ऑयल क्या होगा, ऊपर ही ऊपर दिखेगा हमें, क्योंकि जो जल का घनत्व है वो पानी के घनत्व, जल का जो घनत्व है वो जो कैरोसिन है या फिर जो मिट्टी का जो तेल डाल रहे हैं उसके घनत्व से ज़्यादा है, इसलिए वो ऊपर तैरता है। और जो हम वस्तु डालते हैं, जैसे मान लो हमने लोहे की कोई चीज़ डाली वो नीचे डूब गई, तो उसका घनत्व उससे ज़्यादा है। जैसे कील डूब जाती है, क्योंकि कील का घनत्व जो होता है पानी घनत्व से ज़्यादा है। ध्यान रखना, जिस वस्तु का घनत्व ज़्यादा होगा वो डूब जाएगी, जिसका कम होगा वो ऊपर तैरती रहेगी। जैसे लकड़ी है, उसका घनत्व कम होता है, ऊपर तैरती रहती है वो। ठीक है, और जो पत्थर होते हैं हमारे या फिर जो लोहे की चीज़ होती है वो नीचे डूब जाती है, क्योंकि उनका घनत्व ज़्यादा होता है। ठीक है, जो हमारा जो जब हम पानी में डूबते हैं, पानी में गिरते हैं तो हम देखो एकदम उठते हैं, हल्का सा महसूस करते हैं, वो इसी की वजह से महसूस करते हैं उत्प्लावक बल की। तो नीचे से हम पर एक फोर्स लगता है, जितना हम पानी को हटाएंगे नीचे से उतना ही फोर्स लगेगा। जब फोर्स लगेगा उसी की वजह से हम हल्का महसूस करेंगे। लोहे की कील डूब जाती है लेकिन पानी के साथ तैरता रहता है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा पानी को हटाता है, इसलिए ज़्यादा नीचे से फोर्स लगता है, इसलिए वो तैरता रहता है। और कील क्या होता है, क्षेत्रफल कम होता है, इसलिए वो उसका घनत्व ज़्यादा होता है, वो नीचे डूब जाती है। पनडुब्बी की डिजाइन भी इसी प्रकार करती है। ठीक है, तो ये देखा हमने बल को। इसी क्लास को आप जल्दी में एक बार और पढ़ लेना, बहुत ही 30-35 मिनट में पूरा बल हमने
डिस्कस कर लिया। अब इसकी 30-35 मिनट की एक क्लास और लेंगे जिसमें इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे उनको देखेंगे, और मैं भी क्वेश्चन भी एनसीईआरटी की बुक से ही बनाने वाला हूँ। एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन बनाएंगे, वहाँ से आपको जो भी डाउट होंगे वो हमसे पूछिएगा, हम आपको ज़रूर आंसर देंगे। ओके, धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।